फिक्र का पहला फोकस ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात पर है। ट्रंप को लगता है कि कल की मीटिंग से युद्ध में शांति का रास्ता निकल सकता है, लेकिन पुतिन के इरादे कुछ और हैं। वो अब यूक्रेन पर विनाशक फैब 3000 बमों से हमले कर रहे हैं, भारी तबाही मचा रहे हैं। दूसरा फोकस भारत चीन के सुधरते रिश्तों पर है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी पीएम मोदी से मिले। इससे पहले वो एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी वार्ता कर चुके थे। दिल्ली की तस्वीर टैरिफ किंग ट्रंप को बड़े संदेश दे रही है। इसके अलावा फिक्र आपकी में पहला वायरल वीडियो बिहार का है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने वाली सियासी रैली कर रहे हैं। उधर तेज प्रताप यादव ने उनकी यात्रा पर कटाक्ष किया है, चुपते तीर चलाकर पूछा है कि राहुल तेजस्वी लोकतंत्र बचा रहे हैं या तार तार कर रहे हैं। दूसरा वीडियो मुंबई का वायरल है, जहां 300 मिलीमीटर की बारिश से सब कुछ डूब सा गया। हाईवे, सबवे, रेल, ट्रैक, सड़क सब पानी पानी हो गया। मीठी नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया है। चिंताजनक खबर है। फिक्र की दो फाइलें भी तैयार है। पहली फाइल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव वाली खुलेगी। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। जवाब में इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाकर दक्षिण वाला यह दांव दिलचस्प कर दिया है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। फिक्र की दूसरी फाइल एक यूक्रेनी स्नाइपर की खुलेगी। इस स्नाइपर ने युद्ध में 100, 200, 300 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर की दूरी से फायरिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। रूसी सैनिकों में इस स्नाइपर की दहशत है। यूक्रेन के इस स्नाइपर की क्रेमलिन तक चर्चा है। अमेरिका में ट्रंप जब ज़ेलेंस्की के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, तब उसी समय रूस ने यूक्रेन के पोल्तावा पर अटैक किया। पोल्तावा को शाही ड्रोन से दहला दिया। पोल्तावा शहर में पहली बार 30 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए। रूस ने यूक्रेन पर एयर अटैक किया है। पोल्तावा के अलावा यूक्रेन के क्रेमलिन को टारगेट किया है। मिसाइल और ड्रोन से सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया गया। यह दावा यूक्रेन की सेना का है कि जब शांति का समाधान निकालने पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में बातें कर रहे थे, तब रूस की सेना ने यूक्रेन के 16 सैन्य ठिकानों को हिट किया, बेहिसाब हमलों से भारी नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात के दौरान ही डोनेस्क में रूस से शक्तिशाली फैब 3000 बम से हमला किया है। यूक्रेनी नेशनल गार्ड्स की 15वीं ऑपरेशनल ब्रिगेड को तबाह किया गया। इवानोपोली में भी फैब 500 हवाई बमों से हमला किया गया। वहां पर यूक्रेनी सेना की 100वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया। वॉर जोन से रिपोर्ट है कि रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर 270 ड्रोन अटैक किए हैं। 10 मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचाई है। 5 स्कैंडर और 5 क्रूज मिसाइलें थी। यूक्रेन के पोल्टावा में बुनियादी ढांचों पर एयर स्ट्राइक किए। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के लुबानी में 1500 से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई है। वैसे हमले सिर्फ रूस की ओर से ही नहीं हो रहे। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से शांति की गारंटी मांग रहे हैं। उधर यूक्रेनी फोर्स रूस के ठिकानों पर भीषण अटैक कर रही थी। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये यूक्रेन के ऐसे ही एक बड़े हमले की है। रूसी ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया गया। रूस से यूरोप जाने वाली 4000 किलोमीटर लंबी द्रुजबा पाइपलाइन पर अटैक हुआ है। रूस से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल की सप्लाई बंद हो गई। हंगरी के विदेश मंत्री इस अटैक पर बिफर पड़े, बोले ऊर्जा ठिकानों पर हमला अस्वीकार्य है। यूक्रेन ने वही अटैक ड्रोन से रूस के वोलोग्राद में तबाही मचाई है। हमले के बाद वोलोग्राद एयरपोर्ट को 3 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। 16 घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रहीं। छह दिन के अंदर वोलोग्राद रिफाइनरी पर यूक्रेन का यह तीसरा हमला था। रूस यूक्रेन में यह हमले तब हैं जब ट्रंप और पुतिन की अलास्का समिट हो चुकी है। जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस समिट हो चुकी है। यह भीषण प्रहार तब है जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की में कल ही व्हाइट हाउस के अंदर यूक्रेन के नक्शे को लेकर बहस हुई है। आप तस्वीरें देखिए, यूक्रेन के नक्शे में जितना पोर्शन गुलाबी रंग में है, यह जगह असल में वो है जहां पर रूस का भीषण हमला हो रहा है। बैठक के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यह मैप दिखाया है।
जेलेंस्की ने इस नक्शे पर आपत्ति जताई, कहा यह गलत है। रूस का इतना ही कब्जा नहीं है, रूस के कब्जा इलाके की मुझे ज्यादा जानकारी है। बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा, मैं सोच रहा हूं इसे वापस कैसे लिया जाए। ट्रंप ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, हम आपको एक नक्शा दे देंगे। जेलेंस्की ने यह नक्शे के लिए कहा था। जब ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत हुई तो जेलेंस्की ने कहा कि इट वॉज अ गुड मैप, आई एम वंडरिंग हाउ विल आई टेक इट बैक। तो ट्रंप ने कहा, वी विल अरेंज फॉर इट। खैर, अब ट्रंप की इन बातों से आप समझ सकते हैं कि वो सीज फायर को लेकर कितने संजीदा है। यूक्रेन को युद्ध विराम वाला कौन सा सपना दिखा रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। जेलेंस्की भी मजबूर थे, ट्रंप के कटाक्ष पर कुछ नहीं कह पाए, बस हंसते रहे। जेलेंस्की जवाब देते भी कैसे, वो फरवरी वाली बैठक में टी शर्ट पर ट्रोल किए जाने का मानसिक दबाव झेल रहे थे। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि इस बार थैंक यू ज्यादा बोलना है। जेलेंस्की पर यह प्रेशर था कि वो ट्रंप से सलीके से बात करें। पिछली बार उन पर बुरे बर्ताव के आरोप लगाए गए थे। एनबीसी न्यूज के हवाले से रिपोर्ट आई है कि जेलेंस्की इस बार कोई गलती ना करें, इसकी ट्रेनिंग उन्हें यूके के पीएम की स्टार्मर से मिली। स्टार्मर जो कि सीधे वॉशिंगटन डीसी में लैंड करके यूक्रेन के एम्बेसी में गए सबसे पहले। जेलेंस्की को पहले ही बता दिया गया था कि वो जब ट्रंप से मिले तो उन्हें किस तरह से पेश आना है। मिलेनिया ट्रंप के लिए अपनी पत्नी की तरफ से चिट्ठी सौंपना भी इसी ट्रेनिंग का एक पार्ट था। स्टार्मर ने इस बार जेलेंस्की को युद्ध वाली वर्दी पहनाकर व्हाइट हाउस न जाने की सलाह दी थी। मतलब ये वर्दी पहनकर ना जाएं, ये कहा गया था सीधे सीधे। स्टार्मर ने जेलेंस्की को यह भी कहा था कि वो इस बार सूट पहनकर ही ट्रंप से मिले। जेलेंस्की ने यही सूट नीदरलैंड्स में नेटो समिट में पहना था। जेलेंस्की के सूट पर एक दिलचस्प वाकया व्हाइट हाउस में भी हुआ। पिछली बार 28 फरवरी को जब वो ट्रंप से मिलने जेलेंस्की व्हाइट हाउस में गए थे, तब एक अमेरिकी पत्रकार ने उनसे उनकी टी शर्ट पर सवाल पूछे थे। इस बार वो सूट पहनकर आए। जब जेलेंस्की ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उसी अमेरिकी पत्रकार ने जेलेंस्की के सूट की तारीफ की। जेलेंस्की ने इस पर कटाक्ष किया और जवाब भी तेरा बड़ा तीखा था। वो बदले जेलेंस्की पूरे समय ट्रंप को तेवर दिखाने के बजाय 10 बार से ज्यादा थैंक यू प्रेसिडेंट कहते नजर आए। इंटरेस्टिंग बात है, जेलेंस्की ने क्या कटाक्ष किया ये देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पत्रकार पूछ रहे थे कि आपने इस बार सूट तो काफी अच्छा पहना है, तो जेलेंस्की ने जवाब क्या दिया जानते हैं? मैंने तो सूट चेंज कर लिया है, लेकिन आपने अभी भी वही सूट पहन रखा है। ट्रंप ने जेलेंस्की को कल कई बार चौंकाया है, कभी अपनी बातों से, कभी अपने वादों से। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब भरी मीटिंग से ट्रंप उठे, बगल वाले रूम में गए, वहां से उन्होंने डायरेक्ट पुतिन को फोन लगा दिया। यूरोपीय लीडर्स भी उस समय बैठक का हिस्सा थे। सबके सामने ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और 40 मिनट तक दोनों लीडर्स बात करते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि इस दौरान 50 मिनट तक व्हाइट हाउस में बैठक रुकी रही। यूरोपीय लीडर्स और जेलेंस्की सभी नेता ट्रंप के लौटने का इंतजार करते रहे। ट्रंप ने पुतिन से इस दौरान क्या बातें की, ये जानकारी उन्होंने खुद फोन रखने के बाद सभी को दी। ट्रंप ने बताया पुतिन लॉन्ग टर्म सीज फायर चाहते हैं। ट्रंप ने पुतिन के दबाव में भी ये भी कहा कि वो यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, यूरोप को हथियार बेचेंगे। यूरोप चाहे तो हथियार यूक्रेन को दे सकता है। ट्रंप ने $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए कहा है। सीज फायर के बदले यूक्रेन और यूरोप को सुरक्षा गारंटी देने के मुद्दे पर भी लंबी चर्चा होती रही है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? ट्रंप युद्ध में शांति का रास्ता निकाल रहे हैं या फिर हथियारों का व्यापार करने के लिए यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे सुरक्षा गारंटी के मसले पर एक बात और, ट्रंप ने जाने अनजाने में यूक्रेन से यह वादा कर दिया जो कि रूस को भड़काने के लिए काफी था। जेलेंस्की का दावा है कि 10 दिनों के भीतर सुरक्षा गारंटी पर फैसला हो जाएगा। सुरक्षा गारंटी में अमेरिका भागीदार होगा। सुरक्षा गारंटी पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन में नेटो देशों की सेना भी तैनात हो सकती है। सीजफायर के बाद शांति सैनिक यूक्रेन भेजने की चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन रूस इस फैसले से नाराज हो गया है। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन में नेटो की तैनाती बर्दाश्त नहीं होगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में नेटो की मौजूदगी से वैश्विक युद्ध का खतरा पैदा होगा। यूक्रेन में नेटो सेना के आने से विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। यानी माहौल ठंडा होने के बजाय अब और गर्म हो चुका है। इसीलिए सोचने पर काम हम आप पर छोड़ते हैं कि इस युद्ध में आगे सीजफायर होगा या फिर ये एक और बड़ा वैश्विक युद्ध में तब्दील होगा। पिछले करीब 3.5 वर्षों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना है। एक यूक्रेनी स्नाइपर ने दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक हेडशॉट लेने का
एक रिकॉर्ड बना दिया है। हालांकि ये कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिस पर प्राउड होना चाहिए, किसी की जान लेने का रिकॉर्ड है, लेकिन है ये रिकॉर्ड। यानी उसने अपनी राइफल से 4 किलोमीटर दूर रूस के 2 सैनिकों के सिर पे गोली मारी। आप कल्पना कर सकते हैं जितनी दूरी तक स्नाइपर अपने दुश्मन को साफ देख भी नहीं सकता है, उतनी दूरी तक उसने अपनी राइफल से रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया है। ये सबसे लंबी दूरी तक स्नाइपर से दुश्मन को मारने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आखिर ये कैसे संभव हुआ, इस न्यूज रिपोर्ट में देखें। घंटों तक एक ही पोजीशन पर बैठकर यूक्रेन के स्नाइपर ने जो किया वो अब एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस यूक्रेनी सैनिक ने 4 किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मन को ढेर कर दिया। ये तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन निशाना बिल्कुल सटीक। आप भी देख सकते हैं इस गोल घेरे में कुछ हलचल हो रही है। यहां सिर्फ धुआं उठता दिखाई देता है। असल में रूस के सैनिक हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन में यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यूक्रेनी सैनिक ने दूर इमारत पर बैठकर एक ही बुलेट से दोनों रूसी सैनिकों के सिर उड़ा दिए और इस तरह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। स्नाइपर किल का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है 13,100 फीट दूर, यानी 4 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, जबकि स्नाइपर किल का पिछला रिकॉर्ड था 12,470 फीट, यानी 3.8 किलोमीटर। अब यूक्रेनी सैनिक के कारनामे की चर्चा फॉक्स न्यूज से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक हो रही है। सभी से स्नाइपर के किल शॉट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहे हैं। अब देखिए आखिर ये कैसे हुआ। इस हमले में 14.5 mm एलिगेटर राइफल का इस्तेमाल हुआ। इस हथियार को लंबी दूरी के अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। राइफल के अलावा इसमें AI टारगेटिंग सिस्टम की मदद ली गई। AI की मदद से एडवांस बैलिस्टिक कैलकुलेशन की गई। इसके साथ ही अटैक के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। ड्रोन ने हवा और नमी की रफ्तार को ट्रैक किया। यानी हम कह सकते हैं कि इस अटैक में अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक का सहारा लिया गया। स्नाइपर्स अक्सर फ्रंट लाइन से दूर छुपकर दुश्मन की हरकतों पर नजर रखते हैं। वो दूरबीन और राइफल स्कोप से दुश्मन की तैनाती, मूवमेंट और हथियारों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये जानकारी किसी भी देश की आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक के लिए काफी अहम होती है। अब यूक्रेन में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया उसे भी जान लीजिए। ये अटैक यूक्रेन की प्राइवेट स्नाइपर यूनिट ने किया। इसे घोस्ट स्नाइपर यूनिट भी कहा जाता है। इसके सैनिक ने सिंगल शॉट में 2 रूसी सैनिकों के सिर उड़ा दिए। पिछले सिर्फ 1 वर्ष में इसकी 8 यूनिट ने रूस के 1000 सैनिकों को मारा है। ये यूनिट सिर्फ कुछ घंटों ही नहीं बल्कि कई दिनों तक एक ही जगह पर इंतजार करती है। उनका काम होता है बिना शोर किए टारगेट को हटाना ताकि मिशन आगे बढ़ सके। युद्ध में स्नाइपर कोई साधारण शूटर नहीं होता बल्कि वो एक रणनीतिक हथियार है। और आज यूक्रेन को अपनी इस घोस्ट स्नाइपर यूनिट पर जरूर गर्व हो रहा होगा। और अब वो खबर जो व्हाइट हाउस तक पहुंच गई होगी। ये खबर ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली है। इस रिपोर्ट में नए ग्लोबल ऑर्डर के संकेत हैं। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। ये बात कुछ देर पहले उन्होंने पोस्ट करके बताई है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को वो एससीओ सम्मेलन के लिए चीन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान में अहम बैठक हुई थी। तब से भारत चीन के संबंधों में मजबूती दिख रही है। यानी 1 साल के अंदर यह दूसरी बार है जब जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं। ट्रंप जिस तरह से टैरिफ की धमकी दे रहे हैं उस दरमियान इस मीटिंग के मायने अहम हो जाते हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात बदलते ग्लोबल ऑर्डर के संकेत हैं। इसे ग्लोबल कूटनीति में 360 डिग्री का टर्न भी कह सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे से नई गर्मजोशी दिख रही है, जो भारत और चीन के लिए पॉजिटिव संकेत है। और टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप के लिए डिप्लोमैटिक सेटबैक भी है। अब से कुछ देर पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग हुई। यह तस्वीर उसी मुलाकात की है। पीएम मोदी और चीन के विदेश मंत्री के बीच हुई कई मुद्दों पर बात भी है। एससीओ समिट के लिए
इसी महीने प्रधानमंत्री चीन जाने वाले हैं। 7 साल बाद उनका चीन का दौरा होने वाला है। उससे पहले दिल्ली में वैंग यी के साथ इस मीटिंग की बहुत अहमियत है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कज़ान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद भारत चीन संबंधों में एक दूसरे के हितों के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति हुई है। मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। भारत और चीन के बीच स्थिर, विश्वसनीय और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय के साथ साथ वैश्विक शांति और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। पीएम मोदी से पहले आज दोपहर में एनएसए अजीत डोभाल से चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बैठक हुई है। 24वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर की यह वार्ता दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। डोभाल से मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तो वहीं डोभाल ने कहा कि भारत और चीन अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं और यह जश्न मनाने का समय है। इस दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर चर्चा हुई। डोभाल ने कहा कि पिछले 9 महीने से भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध ज्यादा मजबूत हुए हैं। यह नया दौर रिश्तों को और मजबूत करेगा। इस वार्ता को पीएम मोदी की चीन यात्रा से पहले दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। एनएसए अजीत डोभाल के से मुलाकात के दौरान बीजिंग के अंदाज भी बदले से। वो चीन जिसकी चाल भारत विरोध की रही है, वो भारत के साथ संबंधों में ही अपनी भलाई समझ रहा है। डोभाल से मुलाकात में वांग यी ने कहा कि भारत चीन सीमा पर अब स्थिरता लौट आई है। अब भारत और चीन के रिश्ते सुधार और आगे बढ़ने में अहम मोड़ पर हैं। चीन और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और एससीओ शिखर सम्मेलन को बहुत महत्व देता है। वांग यी ने यह कहा कि इतिहास और मौजूदा हालात ये साबित करते हैं कि भारत और चीन के बीच अच्छे और स्थिर रिश्ते दोनों देशों के लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहेंगे। वांग यी के मुताबिक रणनीतिक संवाद से आपसी भरोसा बढ़ाना होगा, सहयोग और आदान प्रदान से साझा हितों का विस्तार करना होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सीमा से जुड़े मुद्दों को सही तरीके से सुलझाना होगा। कुल मिलाकर चीन समझ गया है कि साउथ एशिया में भारत की प्रगति और भारत का बाजार एक बड़ी शक्ति है और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मजबूत संकल्प का उदाहरण पूरी दुनिया में दे दिया। इसीलिए सीमा से लेकर तमाम विवादित मुद्दों को सुलझाने पर चीन का जोर है। चीन के विदेश मंत्री के शब्दों में यही कूटनीतिक संदेश छिपा हुआ है। चाइना को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया है कि उसने भारत को घेरने के लिए जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली स्ट्रैटेजी बनाई थी वो पूरी तरीके से फेल हो रही है और इसका लास्ट ट्रिगर पॉइंट पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ती नजदीकियां हैं। चाइना श्रीलंका में अपने मिशन में फेल हो गया, श्रीलंका भारत की तरफ टिल्ट कर गया वापस। चाइना नेपाल में अपने मिशन में फेल कर गया, नेपाल में चीन के खिलाफ विद्रोह है और नेपाल भी इस तरफ टिल्ट हो रहा है। चाइना अफगानिस्तान में अपने मिशन में फेल कर गया, तालिबान को भारत की ज्यादा जरूरत है। और चाइना पाकिस्तान में भी फेल हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ टिल्ट कर रहा है। चाइना को समझ में आ गया है कि भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से घेरना लगभग अब असंभव है। चीन के विदेश मंत्री सोमवार को भारत दौरे पर आए थे। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई थी। जयशंकर ने चीन को दोस्ती का मंत्र दिया था। जयशंकर का पहला मंत्र है एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरा मंत्र है एक दूसरे की भावनाओं को समझना और तीसरा मंत्र है दोनों देशों के हितों का ध्यान रखना। चीन भारत के साथ कई समझौतों पर राजी भी हुआ है। सूत्रों के अनुसार चीन अब भारत को खाद्य, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। यह आश्वासन उसने एस जयशंकर को दिया है। चीन ने इसी वर्ष जुलाई की शुरुआत में भारत को जरूरी मशीनों और पार्ट्स की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स के लिए बेहद जरूरी है। यही नहीं, भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने अपने 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को भारत में बुलाने का निर्देश दिया था। हालांकि चीनी विदेश मंत्री के दौरे के बाद हालात सुधर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या चीन अपने वादे पर टिका रहेगा? Now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity,
and mutual interest. Differences must not become disputes nor competition conflict. और एक बात को आप कंफर्म मानिए कि भारत ने कहीं पर भी अपने किसी भी बॉर्डर पर अपने गार्ड्स को डाउन नहीं किया है। भारत की चाइना के साथ पॉलिसी है वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट, वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट। वैसे फिक्र के लेंस से देखें तो इतिहास बताता है कि भारत को चीन के मामले में संभल कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। दुनिया जानती है चीन का परम मित्र पाकिस्तान है, भारत के साथ उसके अच्छे संबंध बहुत कम रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि चीन पर कितना भरोसा किया जाए। आपको बता दें कि भारत दौरे के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान भी जाने वाले हैं। 21 अगस्त को वो इस्लामाबाद में होंगे। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर उन्होंने कहा है कि दोनों चीन के अहम पड़ोसी हैं। चीन दोनों के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहता है। बस फर्क इतना है कि भारत के साथ वो अच्छे रिश्ते बना रहे हैं और पाकिस्तान को वो डराने और धमकाने जा रहे हैं। फिक्र में अब आपको बता दें तेजी से 9 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर आने वाली है, विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंच गए हैं। वो 3 दिनों के रूस दौरे पर हैं। जयशंकर की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब एक दिन पहले ही पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। पुतिन ने उनको अलास्का में ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है। इस गेमिंग बिल के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। इस बिल के आने के बाद ऑनलाइन सट्टेबाजी या गलत तरीके से गेमिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल कल संसद में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 2 अहम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ओडिशा में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड पर भी मोहर लग गई है। मणिपुर हिंसा मामले में ऑडियो क्लिप की जांच को लेकर सीएफएसएल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ऑडियो क्लिप पर फॉरेंसिक जांच गलत दिशा में की गई। यह मामला मणिपुर हिंसा में पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह की भूमिका को लेकर ऑडियो क्लिप से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि हमने वीडियो की प्रामाणिकता के बारे में नहीं पूछा था, बल्कि आवाज के नमूनों की जांच का निर्देश दिया था। चुनाव राज्य बिहार की राजधानी पटना में जल्द मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मेट्रो के कामकाज का जायजा लिया। कहा जा रहा है कि 20 अगस्त के बाद कभी भी पटना मेट्रो का ट्रायल शुरू हो सकता है। वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। माता वैष्णो देवी भवन तक चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा एक बार फिर शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित थी। श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग से होते हुए ही मां वैष्णो देवी की यात्रा करनी पड़ रही थी, लेकिन आज मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं के लिए जारी है। मुद्रा योजना के तहत बकाया कर्ज मामले में बैंकों का एनपीए मार्च 2025 में बढ़कर 9.8% हो गया है। मार्च 2018 में एनपीए 5.47% था, यानी 7 साल में मुद्रा योजना के तहत बैंकों का एनपीए लगभग 2 गुना हो गया है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। 9 सितंबर से शुरू होने वाली एशिया कप T20 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। इस साल भारत क्रिकेट एशिया कप का मेजबान है। पाकिस्तान के भारत में खेलने से इनकार करने के बाद इसे यूएई में आयोजित किया जा रहा है। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई में होगा। कजाकिस्तान के शिमकिन में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कामयाबी हासिल की है। मनु भाकर ओलंपिक में भी 2 मेडल जीत चुकी हैं, जबकि आज रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला एयर पिस्टल कंपटीशन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब फिक्र मुंबई की। मूसलाधार बारिश ने आज मुंबई को पानी में डुबो दिया। शहर की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। सड़कों से लेकर एयरपोर्ट और लोकल ट्रेन सेवाएं, जिन्हें मुंबई की जीवन रेखा कहा जाता है, वो भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि ये मुंबई नहीं, मुंबई है। देखिए, मुंबई है, मतलब सब कुछ पानी में बह चुका है। गाड़ियां पानी में डूबी हैं। सड़कें तो आपको नजर नहीं आएंगी क्योंकि वो पानी में डूब चुकी हैं। दिखाइए जरा वीडियोस। यहां पर घर, दुकानें, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जहां भी आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। तैरती गाड़ियां नजर आएंगी, पानी में चलते लोग नजर आएंगे।
पिछले कुछ घंटों से माया नगरी के ऐसे ही हालात हैं। पिछले 2 दिनों में बारिश के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट है। बीते 2 दिन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 नांदेड़ से हैं। सरकार का दावा है कि सेना और राहत में लगे कर्मचारी रेस्क्यू में जुटे हैं। करीब 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मुंबई में करीब 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। मीठी नदी का जलस्तर घट रहा है, हालांकि अभी भी कई इलाके अलर्ट पर हैं। शहर में आज भी स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहे हैं। 250 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं। लोकल की मेन लाइन पर पानी भर जाने पर लोकल ट्रेनें जहां की तहां खड़ी हुई हैं। इस कारण सैकड़ों यात्री मजबूरी में पटरियों पर चलने को मजबूर हो गए और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। साथ ही कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसके अलावा कुर्ला, सायन, माटुंगा, किंग सर्कल, थाने जैसे निचले इलाकों में जल भराव से मार्ग बंद हो गए। अंधेरी सबवे में पानी भरने से आज भी बंद है। कई अंडर ब्रिज में 4 फीट तक पानी भर गया है। लोकल ट्रेन सर्विस भी प्रभावित है। हार्बर लाइन का ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। कुछ वीडियो सामने आए जिसमें लोग रेलवे ट्रैक पर चलते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो रिपोर्ट देखें। लगातार जारी बरसात के कारण अंधेरी सबवे में मोगरे नाले का जो पानी है वो आने की वजह से अंधेरी सबवे बंद किया। पहले मैं आपको मोगरे नाले का पानी दिखाता हूं। ये देखिए मोगरा नाला, ये लबालब भरा हुआ है। यहाँ पर ये अंधेरी सबवे में एक मार्क लगाया हुआ है, रेड लाइन से पानी ऊपर जाने पर कोई वाहन पार ना करे, यानी ये रेड लाइन है। यानी कि 2 फुट के ऊपर अगर पानी जाता है तो ये अंधेरी सबवे बंद कर दिया जाता है। ट्रेनों की बात करें तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि लगातार हो रही बारिश के कारण जो है ट्रैक्स पर जो है वो पानी भर गया है और इक्की दुक्की ट्रेन जो है वो आपको देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद है मुंबई के गिरदसाई में, जहां पर आप देखिए कि कितनी पानी जो है का वो घुटनों तक लगा है और ये तमाम गाड़ियां जो है इस वक्त फंसी पड़ी हुई हैं और ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये निकल नहीं पा रही हैं। ये यहाँ से लेकर के पड़ते में हिंदुजा से लेकर के कंटी क्लब के पूरे गेट पर पूरा पानी भरा हुआ है। ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से अब जो पानी है वो दुकान के अंदर जो है वो पहुंचना शुरू हो चुका है। वैसे मुंबई का नाम सुनते ही लोगों के मन में जो तस्वीर बनती है वो दौड़ते भागते शहर की है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। इस शहर को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऐसे में सवाल जरूर है कि जो शहर देश की कुल जीडीपी में 6% का योगदान देता है वो कुछ ही घंटे में बारिश में क्यों डूब जाता है। मुंबई जिसकी कुल औद्योगिक उत्पाद 25% हिस्सेदारी है, वो शहर हर मानसून में बाढ़ के खतरे से क्यों डरा रहता है। देश के कुल आयकर में 30% हिस्सेदारी वाले मुंबई में आखिर आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है। जिस शहर में देश का 70% आर्थिक लेन देन होता है वो मुंबई शहर वार्षिक डुबकी संकट से क्यों जूझता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हाल उस मुंबई का है जहां आज भारत की सबसे अमीर नगर पालिका है और उसका नाम है बीएमसी। बीएमसी का जितना सालाना बजट है उतना तो दुनिया के कई छोटे देशों का बजट भी नहीं है। बीएमसी का सालाना बजट जो है वो 74,000 करोड़ रुपए है, लेकिन ये भारी भरकम बजट भी मुंबई को बारिश वाली आफत से कोई राहत नहीं दिला पा रहा है। जिस मुंबई शहर को आज सपनों और सितारों का शहर कहा जाता है, उस आधुनिक मुंबई शहर के ड्रेनेज सिस्टम का बड़ा हिस्सा आज भी करीब 150 वर्ष पुराना है। मुंबई में आज भी अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम चला आ रहा है, यानी आज की तारीख में मुंबई शहर 150 साल से ज्यादा पुराने ड्रेनेज सिस्टम पर टिका हुआ है। मुंबई में जल निकासी का यह सिस्टम 1860 में बनाया गया था और सोचिए उस वक्त मुंबई की आबादी आज की तुलना में सिर्फ 10% थी।
उस वक्त बने ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश झेलने की थी, यानी 1 घंटे में 25 मिलीमीटर की बारिश को ही ड्रेनेज सिस्टम संभाल सकता है। अगर इससे ज्यादा बारिश हुई तो ड्रेनेज सिस्टम संभाल नहीं पाएगा और पानी भरना शुरू हो जाएगा। आज हुई बारिश ने यह एक बार फिर से साबित कर दिया। बात जब मुंबईकरों की परेशानियों की हो रही है तो शाम को मुंबई में हुई एक और घटना ने लोगों की फिक्र कई गुना बढ़ा दी है। मुंबई में भारी बारिश ने सिर्फ लोकल की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि यात्रियों से भरी हुई मोनोरेल भी आज तकनीकी खराबी के कारण एलिवेटेड ट्रैक पर फंस गई। यह घटना चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच हुई है। मोनोरेल में सवार सैकड़ों यात्रियों को गर्मी और घुटन महसूस हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिजली सप्लाई बाधित होने से मोनोरेल रेल का एयर कंडीशन भी काम करना बंद कर देता है। इसके बाद परेशान यात्रियों ने तुरंत मदद के लिए बीएमसी के आपातकालीन नंबर 1916 पर संपर्क किया। मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस आरसीएफ कुछ वक्त बाद मौके पर पहुंची। यात्रियों की मदद के लिए बेस्ट की 4 से 5 बसें भी घटनास्थल पर भेजी गईं। 3 क्रेन की मदद से राहत कार्य शुरू हुआ। अच्छी बात यह रही कि समय रहते 300 यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया। अब आपको उत्तराखंड की विधानसभा में लेकर चलते हैं। यहां माननीयों के बीच फिक्र बढ़ाने वाली सियासी फाइट हुई। राजनीतिक दंगल ऐसा हुआ कि तस्वीरें लोकतंत्र के मंदिर को शर्मिंदा कर रही हैं। उत्तराखंड विधानसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था। पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन के अंदर सचिव की टेबल पलट दी, माइक तोड़कर फेंक दिया। स्पीकर रितु खंडूरी बार बार हंगामा रोकने की अपील करती रही, सबसे शांति बनाए रखने को कहती रही, सदन की संपत्ति को न तोड़ने की गुजारिश करती रही। लेकिन हंगामा कर रहे विधायकों पर उनकी इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। स्पीकर ने इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया। उत्तराखंड की विधानसभा में हंगामा क्यों हुआ, मामला भी समझिए। उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले ही पंचायत के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए, खासकर नैनीताल को लेकर वोट चोरी के आरोप लगाए गए थे। इस आरोप पर आज सदन में कांग्रेस विधायक विरोध प्रदर्शन करने लगे। विधानसभा स्पीकर के बाहर भी प्रदर्शन चलता रहा। कांग्रेस के विधायकों ने पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारियों को हटाने की मांग की। कांग्रेस के हंगामे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दिया। कहा, सदन में बहस होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का इस तरह से हंगामा करना अस्वीकार्य है। पंचायत चुनाव में हार की हताशा साफ दिख रही है। आप भी देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में नेताओं की फिक्र बढ़ाने वाली है सियासत। बहुत गलत बात है, प्रॉपर्टी मत तोड़िए, आपसे निवेदन है, आप सभी से निवेदन कर रही हूँ। नहीं। प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है, प्रॉपर्टी मत तोड़िए। बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है, आप मत तोड़िए उसको मत तोड़िए। उत्तराखंड की जनता के पैसे से सदन है, जनता के पैसे से बना हुआ सदन है। नहीं, गलत बात। विधानसभा परिसर की बाहर भी प्रदर्शन जो था वो लगातार होता रहा और कांग्रेस के विधायकों ने पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारियों को हटाने की मांग की। राहुल गांधी बिहार में 15 दिनों की वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। आज उस यात्रा का 3रा दिन है। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी राहुल गांधी की इस यात्रा में तेजस्वी यादव शामिल रहे। दोनों नेताओं ने आज भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर खूब हमले किए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, हम ये नहीं करने देंगे। तेजस्वी यादव का कहना था कि चुनाव आयोग और बीजेपी सोच रही है कि बिहार के लोगों को चूना लगा देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी आज एक ऐसे व्यक्ति को भी सामने लेकर आए जिसने दावा किया कि लोकसभा में उसने वोट डाला था लेकिन विधानसभा में उसका नाम काट दिया गया। एक बार वोट अधिकार यात्रा पर आधारित ये रील देखे, फिर आपको ये बताते हैं कि किसने क्या कहा। राहुल तेजस्वी की यात्रा फ्लॉप होने वाली है, किसने कहा? इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं।
ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भले ही ये दावा करें कि वो नीतीश सरकार को बिहार की सत्ता वाली पिच पर आउट कर देंगे, लेकिन तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को ऐसा नहीं लगता है। तेज प्रताप कह रहे हैं कि राहुल तेजस्वी की यात्रा से कुछ नहीं होगा। अगर वास्तव में जनता के बीच जाना है तो शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हालांकि तेज प्रताप का हमला यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपने भाई पर कटाक्ष किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं या फिर लोकतंत्र को तार तार करने के लिए निकले हैं। राहुल गांधी तेजस्वी जी लोग यात्रा लगा रहे हैं, अपना मुद्दा को रख रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दा से कुछ होना जाना है नहीं। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, ये सब मुद्दाएं होनी चाहिए। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते। इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे। चाहते क्या है कि जो घुसपैठी हैं उनको वोटर बनाया जाए, जो रोहिंग्या हैं उनको वोटर बनाया जाए। मोटी बात यह है, अगर राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? ऐसा चोरी करके अगर गद्दी पे बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा का कोई रिस्पांस बिहार में नहीं मिल रहा है। पहली ऐसी संवैधानिक संस्था जिसके खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ये मानना चाहिए कि उनको इस तरह मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। अब बात उपराष्ट्रपति पद की, जिसमें सर्वसम्मति से किसी एक उम्मीदवार के चुनाव वाला चैप्टर आज क्लोज हो गया। आम सहमति वाले अध्याय पर फुल स्टॉप लग गया है। पक्ष के बाद प्रतिपक्ष ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के जवाब में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। 79 वर्ष के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। वो आंध्र हाईकोर्ट में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा गोवा के पहले लोकायुक्त रहे। 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। विपक्ष के उम्मीदवार उतारने से उपराष्ट्रपति पद का यह मुकाबला रोचक हो गया है। दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत के राज्यों से आते हैं। एक का बैकग्राउंड संघ और बीजेपी की राजनीति से जुड़ा है, तो दूसरे न्यायपालिका का हिस्सा रह चुके हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से हैं। सीपी राधाकृष्णन पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्हें सदन में काम करने का अनुभव है, जबकि कानून के जानकार जस्टिस रेड्डी गैर राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन लोकसभा के सांसद के अलावा गवर्नर भी रहे हैं। जस्टिस रेड्डी 16 साल से अधिक समय तक संवैधानिक अदालतों में सेवाएं दे चुके हैं। वैसे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नाम के ऐलान से पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का औपचारिक परिचय कराया गया। प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें सम्मानित भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं। सीपी राधाकृष्णन जमीनी और सहज नेता हैं। पीएम ने यह भी कहा कि राधाकृष्णन राजनीति में खेल नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से अपील की है कि वो एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करें ताकि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, लेकिन विपक्ष ने इसके थोड़ी देर बाद ही अपने चेहरे की घोषणा कर दी। यानी अब सर्वसम्मति से चुनाव संभव नहीं है। विपक्ष की दलील है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, इसीलिए उसे बचाने के लिए एकजुट होकर प्रत्याशी उतारा गया। The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है
उनको पूरे पार्टी मिल करके, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। रेलवे हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सभी ने कभी ना कभी रेलवे में सफर किया ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि देश के महामहिम किस कोच में सफर करते हैं? तस्वीरों में आप ट्रेन के जिस शाही कोच को देख रहे हैं, इसे प्रेसिडेंशियल सलून कहा जाता है। इसे दिल्ली के रेल म्यूजियम में रखा गया है। 24 अगस्त तक आम लोग जाकर इस प्रेसिडेंशियल सलून को देख सकते हैं। इसमें 2 कोच होते हैं जिनका नंबर 9000 और 9001 है। इस स्पेशल ट्रेन में राष्ट्रपति के आराम करने के लिए बेडरूम और उनके खाने पीने के लिए एक किचन और राष्ट्रपति के स्टाफ के लिए अलग चेंबर्स हैं। राष्ट्रपति के इस शाही कोच में दुनिया की ऐशो आराम की सभी चीजें हैं। इसके दोनों डब्बों में पारंपरिक तरह के एयर कंडीशनिंग उपकरण और 110 वोल्ट का लाइटिंग सिस्टम है। इसमें लैपटॉप और मोबाइल फोन के लिए चार्जिंग सॉकेट लगाए गए हैं। इसमें रेफ्रिजरेटर, एलपीजी स्टोव, इलेक्ट्रिक चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, वाटर बॉयलर, डीप फ्रीजर और माइक्रोवेव ओवन भी है। भारतीय रेल हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त जरूर आता है जब सफर जरूर करते हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये एक प्रेसिडेंशियल सलून है और देश के राष्ट्रपति या महामहिम कह लें, इसी सलून में ट्रेवल करते हैं। इस कोच को स्पेशली डिजाइन किया गया था माननीय राष्ट्रपति जी के लिए। ये वुडन बॉडीड कोच है और इसे ट्विन कार के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे मीटिंग की जाती थी। ये माननीय राष्ट्रपति महोदय की चेयर है और ये बाकी सदस्यों के लिए, अधिकारियों के बैठने की जी जी जी। तो ट्रेन जर्नी के दौरान अगर कोई मीटिंग करनी है या कुछ डिस्कशन करना है तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसमें लास्ट ट्रैवल किया था। अच्छा, इसमें टोटल 6 राष्ट्रपति महोदय ने ट्रैवल किया था। सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, उसके बाद श्री नीलम संजीव रेड्डी जी ने, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने, श्री वीवी गिरी साहब ने, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने एंड फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने।